गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। मैं आज आप लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विषय आता है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम नियो के नाम से भी जानते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। जैसा कि हम जब इस पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मन में विचार आता है 1945 का। 1945 का विचार इसलिए आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति विश्व राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन को लेके आती है, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो होता है वो ये होता है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो दीवार है वो दरकसी जाती है और बहुत सारे राष्ट्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल जाती है, लेकिन ये राष्ट्र कहीं ना कहीं इन्हें ये भय सताने लगता है कि कहीं ये नौ उपनिवेशवाद के चंगुल में न फंस जाए, क्योंकि उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वह विकसित देशों के ही अनुकूल थी। वह लोकतांत्रिक और समानता के आधार पर आधारित नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो, इसके लिए सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन है। ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन होता है उसमें विश्व की जो 5 महाशक्तियां तत्कालिक थी, सोवियत संघ, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इसके अलावा लैटिन अमेरिका के कुछ देश और भारत जो उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, औपचारिकता बस इसे बुलाया जाता है। हालांकि सोवियत संघ, रूस बीच में ही ये सम्मेलन छोड़ देता है। इस सम्मेलन के बाद जो मसौदा तैयार हुआ उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था और यह मसौदा धनिक देशों के लिए तैयार किया गया, जिसमें कुछ औद्योगिक देशों का भी समर्थन प्राप्त था, जिसमें विश्व बैंक और मुद्रा कोष की भी सहमति थी। लेकिन 1960 का जो दशक आया, उस दशक के आते आते ये जो विकासशील देश हैं वो इस व्यवस्था को का प्रत्युत्तर देने लगते हैं और सहमत नहीं होते हैं। वो नई मांग करने लगते हैं। और हम 20वीं शताब्दी का जब ध्यान करते हैं तो इस 20वीं शताब्दी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इन्हें संबल प्रदान करती हैं विकासशील देशों को, जिसमें पहली जो घटना 1917 में ही हो जाती है, जो बोल्शेविक क्रांति होती है सोवियत संघ रूस में। चूंकि सोवियत संघ रूस साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है और साम्यवाद उपनिवेशवाद और शोषण का घोर विरोधी रहा है। दूसरा जो घटना होता है वो 1940 से 45 तक का है। 1940 और 45 का वह दौर है जिसमें बहुत सारे देश समाजवाद और साम्यवाद को ग्रहण करते हैं और वो शोषण और अन्याय के विरोध में, उपनिवेशवाद के विरोध में खड़े होते हैं। तीसरी जो घटना होती है वो 1960 और 70 का ही दशक है, जिसमें तनाव सहनशीलता आती है सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसका लाभ इन विकासशील देशों को होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1970 आते आते विकासशील देश जो हैं अपनी बातों को इस तरीके से रखते हैं कि एक नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात होने लगती है। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो नई आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो है क्या। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो यह देखते हैं कि यह विकासशील देशों द्वारा वह मांग है जिसमें इन्हें विश्व व्यापार में अवसर प्रदान हो
और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों को सिर्फ कच्चा माल उत्पादन करने वाला उपनिवेश ही न समझे। अगर बिंदुवार हम इस पे चर्चा करते हैं तो पहला जो इसमें आता है वो यह आता है कि जिन देशों में कच्चा माल प्राप्त होता है उस कच्चे माल पे उन देशों का ही अधिकार और नियंत्रण हो। दूसरी जो बात आती है इसके अंतर्गत वो ये आती है कि जो कच्चा माल है उसके मूल्य में बार बार उतार चढ़ाव न हो। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि जो कच्चा माल है और जो तैयार माल है उसके मूल्य में बहुत बड़ा अंतर न हो। चौथी जो बात आती है वो ये आती है कि इनके द्वारा जो उत्पादित मटेरियल्स है, उत्पादन है, वो विकसित देश भी उसे खरीदें, आयात करें। अगला जो बिंदु आता है वो ये आता है कि मूल्य का सामान्यीकरण हो। अगली जो लास्ट इसमें बात आती है वो ये आती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे नियम शर्तें लागू हो। इन सारी चीजों को, बातों को जब हम एक साथ देखते हैं, और चूंकि विकासशील जो देश थे वो विश्व आबादी के 50% से अधिक थे, अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ को 1974 में एक मसौदा तैयार करना पड़ता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग एक बिंदु और है जिस पे चर्चा कर लेते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है इसमें जो विकासशील देश हैं उनकी समस्याएं क्या है। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं, आज का परिदृश्य भी जो हम देखते हैं उसमें यह है कि विश्व व्यापार में इनकी आबादी अधिक होने के बावजूद भी विश्व व्यापार में इनका भागीदारी सिर्फ आज भी 25% से अधिक नहीं है। आयात निर्यात के आंकड़ों को जब हम देखते हैं, ऐसा क्यों है? तो जब हम इस पे बात करते हैं तो ये देखते हैं कि निर्यात संवर्धन को इन्हें बढ़ावा दिया जाए। निर्यात संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो इनका जो निर्यात होता है और जो आयात होता है, इसके उपरांत जो इनका पूंजी निर्माण होता है वो बहुत ही अत्यल्प होता है। उसका कारण यह है कि इनका जो खर्च है आयात में ज्यादा खर्च हो जाता है, और दूसरा जो है वो ये है कि इनका अधिकांशतः जो आय है, इनके जो द्वारा जो ऋण लिया गया रहता है उसके ब्याज चुकाने पे खर्च हो जाता है। पूंजी निर्माण और व्यापार में इनके पास जो समस्या है, एक तो यह समस्या है कि इनके पास परिवहन के सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। दूसरा बिंदु जो ये है कि कई बार जो विकसित देश हैं इनके द्वारा उत्पादित माल को लेने से इनकार करते हैं और उस पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। जैसा कि हमने कई बार देखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई देशों के उत्पादन को आने से रोक दिया, कहा कि इसमें बाल श्रमिकों का प्रयोग हुआ है। टेक्नोलॉजी बार बार परिवर्तन होती है जिसके वजह से ये व्यापार में पिछड़ जाते हैं। आज के समय में इन देशों की यह मांग है कि व्यापार हो, आर्थिक सहयोग नहीं।
क्योंकि कई बार इन देशों ने, विकासशील देशों ने यह अनुभव किया कि यह जो देश हैं, इनका ऊपर आर्थिक सहयोग जब करते हैं तो एक तो उनका ऋण चुकाने में इन्हें दिक्कत होती है, ब्याज का परसेंटेज अधिक रहता है। दूसरी चीज, जब इन्हें विकसित देश ऋण देते हैं तो तमाम तरीके की शर्तें लागू करते हैं। एक और बिंदु है व्यापार बनाम राजनीति। जब हम चर्चा करते हैं तो यह देखते हैं कि कई बार जो समृद्ध देश हैं वो आर्थिक सहयोग देके इन्हें राजनीतिक रूप से नियंत्रित करने का भी प्रयास करते हैं, इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को भी बाधित करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है मालदीव की क्या स्थिति थी, श्रीलंका, पाकिस्तान इसके ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए इन विकासशील देशों की यह मांग है कि ट्रेड नॉट एड, व्यापार हमें चाहिए, आर्थिक सहयोग नहीं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना। इसके अगले लेक्चर में मेरी जो आप लोगों से जो चर्चा होगी वो इस पे होगी कि चूंकि पूरा विश्व उत्तर और दक्षिण के रूप में भी देखा जाता है, उत्तर मतलब विकसित देश और दक्षिण मतलब विकासशील देश, नई अर्थव्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू हो सके, इसके लिए जो प्रयास किए गए वो दो संवाद प्रमुख हैं, उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।